आज 8 अक्टूबर। आज के दिन हम लोग जयप्रकाश नारायण रिमेम्बरेंस डे के दिन से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आज उनका पुण्यतिथि है। 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हुई। तो मैंने विकिपीडिया से ही ऐसे ही उनके लाइफ साइकिल को कंपाइल किया है। तो 1902 में आज के बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। 1918 में उनकी शादी एक प्रभावती देवी से हुई, जो कि फ्रीडम फाइटर ही रही। आज़ादी के आंदोलन में उनका भी योगदान रहा। 1919 में महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कॉल पे कि अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस, इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करो, उन्होंने उनका कोर्स 20 दिन ही बचा था कि उन्होंने अपना कोर्स ड्रॉप करके बिहार विद्यापीठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो फाउंड किया गया था उसको ज्वाइन किया। उसके बाद वो गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए और बाद में 1922 में जब वो यूएसए मूव किए बर्कली में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो उनकी पत्नी प्रभावती देवी साबरमती आश्रम में एज ए इनमेट रही हो। फिर 1922 से 1927-28 तक वो यूएसए में रहे, जहाँ पे उन्होंने अपनी दैनिक अपने खर्च को चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह की नौकरियां भी की, जैसे कि ग्रेप्स पिक करना, फ्रूट सेल करना, लोशन सेल करना, मैकेनिक की तरह काम किया, स्लॉटर हाउस में भी काम किया उन्होंने, जैसा मुझे विकिपीडिया पे दिखा। वो काफ़ी मार्क्सिज्म से प्रभावित हुए, कार्ल मार्क्स से, और स्पेसिफिकली बोल्शेविक्स इन रसिया। उनको जो सफलता मिली थी उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उनको लगा कि मार्क्सिज्म ही एक रास्ता है जिससे लोगों के सफरिंग्स को एलिवेट कर सकते हैं। 1928 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कन से उन्होंने एमए इन सोशियोलॉजी की डिग्री उपलब्ध की और 1928 में या 29 में मेरे ख्याल से उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से बिहेवियरल साइंस में बीए की उपाधि अर्जित की। 1929 में वो भारत एक एज ए मार्क्सिस्ट ज्वाइन किए, पर जवाहरलाल नेहरू के कॉल पे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और गांधी उनके मेंटर थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने के बाद 1930 में उनको नासिक में जेल काटना पड़ा, जहां पे उन्होंने उनकी मुलाकात कई नेताओं से हुई जो बाद में सोशलिस्ट लीडर्स बने, उनमें से एक लोहिया भी थे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत की, जिसमें वो जनरल सेक्रेटरी रहे। 1922 में महात्मा गांधी के कॉल पे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। अ, उनकी काफ़ी स्वास्थ्य खराब रही थी, तो उनके एक सहयोगी ने 124 किलोमीटर की पद यात्रा में उनको कंधे पर उठा करके बहुत देर तक इस प्रकार से उन्होंने पद यात्रा की। 1942 से 47 के दरमियान में उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे अभी मालूम नहीं है, जिस पे बाद में मैं और रिसर्च करके इस पे डिस्कस करूंगा। लेकिन 1947 से लेकर 1953 तक भारत के सबसे बड़े लेबर यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद से 1975 तक के उनके जीवन के बारे में भी बहुत कम पता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इलेक्टोरल कुछ उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में साबित हुआ कि उन्होंने कुछ इलेक्टोरल गड़बड़ की, तो 1975 में जेपी ने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया और रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख लोग जमा हुए। उनको जेल मिली। उसी समय उनको जेल से छुड़ाने के लिए कई लोगों ने पूरे विश्व में, फॉर एग्जांपल कि यूनाइटेड किंगडम में भी कुछ लोगों ने नोबेल लॉरेट, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनके अंडर में जेपी को जेल से छोड़ो का आंदोलन किया और बाद में नवंबर में उनको जेल से रिहा किया गया स्वास्थ्य कारणों की वजह से। बाद में वो किडनी फेलुअर से डायग्नाइज हुए नवंबर में जसलोक अस्पताल बॉम्बे में। 1977 में जनता पार्टी ने पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई और उनको प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया गया, पर उन्होंने खराब स्वास्थ्य कारणों से या जिन कारणों से भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनके बदले फिर नीलम संजीवा रेड्डी को जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। 8 अक्टूबर 1979 में उन्होंने पटना में आखिरी सांस ली। पटना में काफी समय तक रहे हो।
शुरुआत के पढ़ाई के लिए भी वो बलिया से पटना मूव किए थे, फिर पटना में ही आखिरी सांस भी लिया उन्होंने, और 1999 में उनको पोस्टह्यूमस भारत रत्न अवार्ड किया गया। तो ये उनका ब्रीफ लाइफ साइकिल है। तो इसके बाद अब आप राम किंकर, आगे आप कुछ बताइए उनके बारे में, जो आपने उनके बारे में जाना है, सीखा है। जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि, और जहाँ जिस भूमि से उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई, उसी भूमि से मैं आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर की 2 कविताएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक जो शायद रामलीला मैदान से, जिसकी आपने अभी चर्चा की, शायद वहीं से उन्होंने उस कविता के माध्यम से हुंकार भरा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक वो कविता जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा समर्पित। और एक दूसरी कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि वो दिनकर लिखते हैं उनके बारे में कि कहते हैं, उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, और ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है जयप्रकाश वह जो न कभी सीमित रह सकता है घेरे में, अपनी मसाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। और इस तरह ये कविता जो है उन्होंने दिनकर ने, ऐसे तो इसकी रचना दिनकर ने 1946 में ही की थी, लेकिन ये कविता उनको जयप्रकाश नारायण को पटना के गांधी मैदान के एक संबोधन में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को समर्पित किया, जिसकी अंतिम पंक्ति थी कि है जयप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण मुख की भाषा है जयप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है। हाँ जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल भवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। तो ये कविता के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के बारे में दिनकर हमारे समक्ष बहुत सारी उनके अंदर की जो दृढ़ संकल्प थी और एक जो आत्मविश्वास था। और जब हम जयप्रकाश नारायण के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे तो लोहिया और जयप्रकाश नारायण, जो जैसे मैंने पिछले रविवार को चर्चा किया था लोहिया के बारे में, तो ये जो आप अभी बोले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन सब जगह लोहिया और जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन सब लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा। और जयप्रकाश नारायण भी यूँ कहें कि लोहिया की तरह या फिर आचार्य नरेंद्र देव की तरह रेशनल थिंकर थे। जैसे आप बोले कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुआ उससे। लेकिन इंडिया में जब आते हैं तो वो भी लोहिया की तरह ही कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मतलब भारत के संदर्भ में समझते हैं कि हमें इससे कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा, ये इतना ही तक सीमित होने से नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं इन बातों को कि लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग कम्युनिस्ट न होकर एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ओर बढ़ रहे थे, जैसा कि हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं और फिर आगे भी करेंगे। और जिस चुनाव की बात की आपने कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जो नारा देते हैं रामलीला मैदान से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसके संदर्भ में ये था कि इंदिरा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, गवर्नमेंट मशीनरी का अपने इलेक्शन में यूज की थी। जब वो राजनारायण उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से, तो वो जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका मिसयूज की इलेक्शन को जीतने में, और जिसके कारण वो केस उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, वो जीत गए। वो राजनारायण के पक्ष में उसका वर्डिक्ट आया कोर्ट का। तो उसके बाद फिर
हम लोग जैसा कि जानते हैं, इंदिरा गांधी जो है वो इमरजेंसी लगा दी और मीसा कानून के तहत इन सभी क्रांतिकारियों को, इन सभी जयप्रकाश नारायण जैसे सभी जननायक लोग जो थे, लोक नायक थे, उन लोगों को जेल में डाल दी। और जयप्रकाश नारायण की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एरिस्टोक्रेसी वाली सरकार उनको बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक समय पे आने पे जयप्रकाश नारायण ये भी मानने लगे थे कि हम लोग को पार्टी से ऊपर उठकर राजनीति करना होगा। एक छात्र आंदोलन हुआ था पटना में, उसमें बहुत ही आग्रह करने के बाद जयप्रकाश नारायण जब आने के लिए तैयार होते हैं तो वो 3 शर्त रखते हैं। सबसे पहली बात कि आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। दूसरा ये कि आंदोलन जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर होना चाहिए। और तीसरी बात ये थी कि आप सब लोग 1 साल के लिए जैसे कि आप चर्चा किए थे कि वो उस समय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो पटना में साइंस कॉलेज चल रहा था, उस कोर्स को वो कंप्लीट नहीं करते हैं। अपना कोर्स 20 दिन के लिए से कंप्लीट करने से वो रह जाते हैं और छोड़ देते हैं। उसी तरह से वो भी बोलते हैं कि 1 साल तक के लिए आप लोग जितनी भी ये जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, इन सबको आप लोग छोड़कर और पूर्णतः आंदोलन में अपने आप को समर्पित कीजिए, तब जाके पूरी तरह से हम लोग हाँ, एक वहाँ नारा देते हैं संपूर्ण क्रांति का। लोहिया का हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लोहिया का सप्त क्रांति और इनका अलग था, वो था संपूर्ण क्रांति। बहुत लोग इन दोनों को मिला देते हैं कि क्योंकि इनका भी संपूर्ण क्रांति में साथ ही सब पॉइंट्स थे और उनका भी सप्त क्रांति में साथ ही थे। लेकिन इनका जो था वो था सप्त क्रांति में राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति, ये 7 क्रांतियां। और इस तरह से जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने ये भी बताया कि उनको भारत रत्न मिला था। उसमें बस एक चीज और एक अवार्ड उनको और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद मेरे उच्चारण में गलती हो, मेगा से जो अवार्ड होता है, रोमन मेगा से अवार्ड, वो भी उनको मिला था। मैग्सेसे अवार्ड मिला उनको। मैग्सेसे अवार्ड, हाँ, रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था उनको। और संपूर्ण क्रांति का जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का जब के नारा से जब उन्होंने पूरे देश के लोगों को सरकार के खिलाफ आह्वान किया, तो उसमें उनका साफ कहना था कि इंदिरा की सरकार को हमें गिराना होगा। और उन्होंने वो शायद वो सफलता भी पाए, जैसा कि आप बताए, और जनता पार्टी का गठन हुआ फिर आगे, जैसा कि हम जानते हैं। एक इसमें संदर्भ आता है कि एक समय पे राम मनोहर लोहिया जो है वो इनके साथ जिस सोशलिस्ट पार्टी में जुड़े होते हैं, उसको राम मनोहर लोहिया जो है वो छोड़कर अलग हो जाते हैं। लेकिन लोहिया के जीवन में देश की आज़ादी के बाद 2 अल्प विराम और एक पूर्ण विराम आता है। और उस पूर्ण विराम का अंत जो है वो पूर्ण विराम जो है वो जो लोहिया के जीवन में आता है वो जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय गांधी जी जो है देखते हैं कि यहाँ पे नोआखली जो बंगाल में था उस समय, जो अब शायद बांग्लादेश में वो रीजन चला गया है, इंडिया का जो वो हिस्सा था नोआखली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमनल राइट्स हो रहे थे। तो उस कॉमनल राइट्स को देखते हुए और एक समय पे आने के बाद 1948 में 30 जनवरी को तो गांधी जी की हत्या हो गई थी। उससे पहले ही 1947 से 48 के बीच में उनको लगने लगा कि नेहरू जो उनका एक ओबीडियंट फॉलोअर जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल वो जो है वो थोड़ा सत्ता के नशे में चूर हो चुका है। तो गांधी जी जो है वो अपनी नज़र
एक नज़र जो है उनकी जाती है फिर राम मनोहर लोहिया पे। लोहिया को वो बुलाते हैं और वो तो लोहिया जो है उस समय देश के कई कोनों में वो जो कॉमनल राइट्स और बहुत ज़्यादा अशांति पैदा हो चुकी थी, उस कारण वो लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे और कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से शांति स्थापित हो सके। उसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते थे। तो 28 जनवरी 1948 को गांधी लोहिया से मिलते हैं और रात का समय था, तो गांधी लोहिया को कहते हैं कि ठीक है, हम लोग सुबह में चर्चा करेंगे। और सुबह होती है फिर 28 तारीख की नहीं 28 तारीख की रात को, तो हाँ, तो 29 तारीख को सुबह में वो मिलने की बात करते हैं, लेकिन गांधी जो है वो देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया बहुत ही गहरी नींद में सोए रहते हैं, तो वात्सल्य भाव से उनको छोड़ देते हैं सोए हुए ही गांधी। जब ये जगते हैं लोहिया तो ये बोलते हैं कि आप मुझसे कुछ बात करने वाले थे। तो हाँ, तुम बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा, तो अभी बात कर लेते हैं, तो अच्छा हम लोग बात करेंगे इस पर। और करते करते 30 जनवरी 1948 को जब लोहिया दिल्ली में बिरला भवन की ओर जब बढ़ते हैं, तो उधर से लोग दौड़ते भागते हुए आते हैं कि गांधी जी की हत्या। तो एक ये अल्प विराम लोहिया के जीवन में। दूसरा, अ, हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए थे और कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और लोहिया के बीच में भी मतलब विचारों में उनकी समानता थी। वो लोग एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे और उस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें लोहिया हमेशा अम्बेडकर की सलाह लेना चाहते थे, जबकि अम्बेडकर का जो राजनीतिक जीवन है, कैसे उनका मतलब पूरी तरह से उसको नष्ट किया जाए, उसकी कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही थी, जिसके कारण बॉम्बे की चुनाव भी वो हार गए थे, मुंबई में इलेक्शन में। तो 3 बार बी आर चुनाव हारे। अम्बेडकर, तो इन सब चीज़ों से तंग आकर 1956 में बी आर अम्बेडकर और लोहिया के बीच में एक वार्ता हुई और जिसमें उन्होंने तय किया कि हम कैसे, जो मेरी सोशलिस्ट पार्टी है जो हैदराबाद में राम मनोहर लोहिया ने स्थापित की थी, उसमें हम कैसे दलित उत्थान के बारे में हम कैसे सोचें और कैसे उसमें हम काम कर सकते हैं। उसमें वो अम्बेडकर का सलाह लेना चाहते थे। फिर एक अल्प विराम आता है, 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का देहावसान हो जाता है। पूर्ण विराम आता है 1967 को, जब गैर कांग्रेसवाद का नारा देते देते और उसके प्रति निरंतर काम करते करते लोहिया का ये हासिल था कि वो 9 राज्यों में से भारत में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार को हरा चुके थे। उनके गैर कांग्रेसवाद का नारा, उनका जेपी का भी उस समय, जेपी भी सोशलिस्ट पार्टी में थे, लेकिन लोहिया का सोशलिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण दोनों लोग अलग हो चुके थे 1967 की जब मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके 9 राज्यों में कांग्रेस हार चुकी थी और उसके बाद लोहिया को लगता है कि शायद हम लोग कांग्रेस के जो लगातार हम उसको हरा पाए हैं, इन सब को देखते हुए कि हमको अब एक लीडर चाहिए जो कि कांग्रेस के लीडरशिप को सब्स्टिट्यूट कर सके अच्छे से देश में। और इसके लिए लोहिया जो है वो जयप्रकाश नारायण को, उनकी नज़र में जयप्रकाश नारायण वही लीडर थे, वो लीडर थे जैसा वो चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये गांधी की तरह एक मोरल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो कर पाएंगे और सबके साथ ये जो है वो जस्टिस कर पाएंगे, सबके साथ न्याय कर पाएंगे अपने पॉलिसीज से। तो लेकिन यहाँ देखा जाता है कि 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जो है वो दिल्ली के अस्पताल में गुजर जाते हैं, जिस अस्पताल का आज नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल है दिल्ली, आरएमएल।
तो ये था उनके संदर्भ में। और मतलब ये लोहिया के जीवन का पूर्ण विराम जो जेपी के साथ खत्म होता है। मेरे पास एक छोटी सी कहानी थी जो लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जोड़। एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जब भारत आजाद होने वाला था तो कांग्रेस से 5 नामों की सूची आई थी प्रधानमंत्री के लिए जिस पे वोट होना था। उसमें नेहरू, पटेल, आचार्य कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम था उसमें और जयप्रकाश नारायण का भी नाम था उसमें। लेकिन जयप्रकाश नारायण पे वोटिंग को उनके स्टेट से ही मतलब शायद उस समय वो स्टेट बिहार से या उत्तर प्रदेश से, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, शायद बिहार से ही उनका नाम प्रस्तावित नहीं हुआ था, इसलिए उनका नाम कैंसिल कर दिया गया उस वोटिंग के लिए। हालांकि बाद में वोटिंग हुआ भी तो उसके आधार पर प्रधानमंत्री का चयन नहीं हुआ, वो अलग स्टोरी है। ठीक है, बहुत बहुत ये लोग ऐसे सोशलिस्ट मतलब नेता थे, ऐसे लीडर थे कि जिनके नाम पे देश की आज़ादी के समय मुस्लिम लीग ने इनाम रखा था कि उनका सर धड़ से अलग कर दो। तो जैसे लोहिया पे 10,000 का इनाम रखा था मुस्लिम लीग ने और इन पे 5,000 का जेपी पे। तो इनकी आवाज शायद इतनी बुलंद रही होगी कि ठीक है। तो जेपी के बारे में तो ऐसे बहुत कुछ जानना बाकी है कि 47 से 75 तक के बीच में, जैसे आपने थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन बहुत रिसर्च करना बाकी है अभी। और जानेंगे इसको बाद में। और 11 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि भी है। तो फिर एक बार आप लोहिया के बारे में, जैसा आपने प्रॉमिस किया है कि बताएंगे, उनके फाइनेंशियल और सोशल विजन के बारे में, फाइनेंशियल विजन के बारे में खास करके अगले शनिवार को। उसके बाद फिर हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। हाँ। तो आज इसी पे विराम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।